साथियों नमोदाय जय भीम। मैं एसपी सत्यार्थी बहुजन डायरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा आप सभी को मालूम है कि हम बहुजन डायरी में बहुजनों की विचारधाराओं को लेकर के आते हैं। जो लोग जमीन यानी जीरो से हीरो बने, जमीन से उठ करके आधी तूफान को चीरते हुए और तरक्की की ऊंचाइयों पर गए, ऐसे लोगों का मैं सोचता हूँ परिचय कराऊं बहुजन डायरी के माध्यम से, ताकि प्रेरणा स्रोत के रूप में आप उनको मान सकें, देख सकें, आत्मसात कर सकें। तो साथियों आइए, हम हमारे बीच बैठे हैं माननीय डॉक्टर टीपी राही साहब, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। अभी तो आप रिटायर हो गए हैं, लेकिन आप सेवा दे रहे हैं। तो साथियों आइए हम इन्हीं की जुबानी सुनने का प्रयास करते हैं, आप सभी को सुनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कुछ पहलू हमसे भी छूट जाता है जब ये आप कहानी बताते हैं। बहुत ही मार्मिक कहानी होती है और मैं सोचता था बहुत दिन से कि आपको मैं अपने चैनल पे जो बहुजन डायरी है इसके माध्यम से दिखाऊं। समय नहीं मिल रहा था, आप काफ़ी व्यस्त हैं, लेकिन आज कई दिन से, हफ्तों से हम टाइम ले रहे थे। आज समय मिला है तो मैं आपके तो सोचता हूँ कि कुछ लोग जाने। तो बताइए सर, आप अपने जीवन परिचय कि आप शुरुआत कैसी रही आपकी और आज कैसा महसूस कर रहे हैं? शुरुआत तो समझ में ही नहीं आई कैसी करें। वो तो हमारे पिताजी ने स्कूल भेजना शुरू किया। गांव से ही 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल, तो वहाँ जाते थे। तो ये उस समय समझ में ही नहीं आता था कि हमें क्या करना क्या नहीं, लेकिन वो स्कूल भेजते थे कि स्कूल जाना है, और मैं स्कूल जाता रहा और पढ़ता रहा। तो वो कक्षा 1 में ही हमको जब 10 तक पहाड़ा याद हो गया और जब 11 का पहाड़ा पढ़ने लगा तो दूसरे बच्चे शिकायत करते थे टीचर, ये तो देखो 11 का भी पहाड़ा याद कर रहे हैं। तो टीचर डांटते थे कि कक्षा 2 का कक्षा 1 में कैसे जो है तुम पढ़ सकते। और मेरे पास वो 10 नए पैसे की पुस्तक पहाड़े की आया करती थी उस समय, वो मेरे पास नहीं है। दूसरे जब दिखाते थे तभी देख मिलता था, तो किताबें नहीं थी मेरे पास। और पढ़ने वाली जो किताब कही जाती थी, तो उस किताब का गा के बताते थे दूसरे लड़के, तब याद हो जाता था। ये क्रम जीवन का चलता रहा और धीरे धीरे उसी स्कूल से लगा हुआ जूनियर हाई स्कूल था। तो प्राइमरी के बाद जूनियर हाई स्कूल उसने किया। फिर वहाँ से कक्षा 9 में पढ़ना था, तो सुभाष इंटरमीडिएट कॉलेज बांगरमऊ में था। बांगरमऊ मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर था, पैदल जाना पड़ता। उस समय बड़ा सब कुछ अच्छा था, देश आज़ाद हुआ होगा, उसके बाद परिस्थितियाँ कुछ अनुकूल रही होंगी, तो बाद में हम सोचते हैं। तो सभी लोग कोऑपरेट करते थे और ये कि फला का लड़का इस कक्षा में पहुंच गया, अच्छा वो कक्षा 8 पास कर गया। उस समय कक्षा 8 की परीक्षा बोर्ड की परीक्षा बीए, कक्षा 8 मतलब बीए नहीं, ऐसा तो नहीं। कक्षा 8 का मतलब तो कक्षा ही 8 था। क्लास 8 में जो मैं आप लोगों को खुशियाँ हुआ करती थी, आज बीए में नहीं। हाँ, बीए बेसिकली उस समय मैथ में फील्ड बुक हुआ करती थी। तो जब कक्षा 9 में पढ़ने लगे तो पैदल जाना पड़ता था 10 किलोमीटर। और रास्ते में कई बहता कहते थे, नाला टाइप में, वो पार करके जाने पड़ता था। और बरसात जब ज्यादा घनघोर हो जाती थी, बाढ़ आ जाती थी, तो नाव से पार करना पड़ता था। फिर कल्याणी नदी जो बांगरमऊ के करीब थी, वो नाव से ही पार करनी है। बांगरमऊ मतलब उन्नाव में था। हाँ, उन्नाव जिले में।
अब तो बांगरमऊ तहसील हो गया है तो जिला उन्नाव है। जिला उन्नाव। तो मेरे आगे बढ़ने में मुझे एक दिन मैं अपने किसी सहपाठी से, प्राइमरी स्कूल के सहपाठी से बात कर रहा था गांव में। तो मैंने कहा देखो मेरे विकास में उन लोगों का भी बड़ा योगदान है कि जिन लोगों ने पैसा नहीं लिया और नाव से नदी पार कर। उस समय ये टेंडेंसी थी कि वो स्कूली लड़कों से पैसा नहीं लेंगे नाव वाले। तो राम बिहारी कहार था तो वो पार कराता था। तो उस समय अगर 1 रुपया, बहुत बाढ़ हो जाती थी तो 3 किलोमीटर तक नावे से जाना है, 3 किलोमीटर। हाँ, तो उस समय और वो उल्टी दिशा में जा करके फिर सीधा करके पता नहीं कैसे आड़े तिरछे निकालता था नाव वाला। और एक एक नाव में 100 सवारी से ज्यादा लबालब वो चलती थी नाव पानी के बराबर, कहीं चूक हो जाए तो डूब जाए। लेकिन वो बड़ी हिम्मत वाले थे। तो जब 1 रुपया उनकी नाव उतराई चलती थी तो भी नहीं लेता था। कुछ लोगों से चिवड़ा कहते हैं, अनाज लेता था, पहले ही चलता उतारा करता था। तो उन लोगों का भी मेरे जीवन के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। उस समय कुछ शरारती टाइप के छात्र रहे जो बसों पर जो है चलते थे और पैसा नहीं देते थे बस वालों को, पैसा वाले लेते नहीं थे। तो पहले तो उनकी दहशत रही और वो अगर किसी से ले लिया तो बाद में वो लोग मिल लेते थे बस वालों से। तो इस प्रकार से स्कूली छात्रों की दहशत थी। उस चक्कर में एक मानसिकता बन गई बस वालों की, वो किराया नहीं लिया करते थे। स्टूडेंट जान पाए कि स्टूडेंट है तो पैसा नहीं लेते थे। हरदोई से और उन्नाव तक वो बसें चलती थी, कानपुर तक, तो वो लोग किराया नहीं लेते थे स्टूडेंट अगर है तो। एक तो दहशत थी, शरारती लड़के मारेंगे पीटेंगे। और उस चक्कर में भी भाई उनका भी बड़ा योगदान है कि अगर पैसा के बगैर चढ़ाए ना होता तो हम यहाँ आ कहाँ पर, यहाँ नहीं आता। और जब मैं इंटर पास कर गया तो हमारे बड़े भाई ने आकर के यहाँ फार्म भरवा दिया लखनऊ यूनिवर्सिटी में। बड़े भाई क्या करते थे? पहले से लखनऊ थे? पहले वो बीए में पढ़ चुके थे लखनऊ। क्या कर रहे थे? उस समय तो उनकी शादी हो गई थी, अपनी ससुराल में रह रहे थे, लेकिन वो हमारा फार्म भरवा गए थे। उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रवेश फार्म 5 रुपये का था। 5 रुपये? हाँ, और उस समय मेरिट सिलेक्शन होता था तो पूरे विश्वविद्यालय की मेरिट में मेरा 13वां स्थान, तो मेरा एडमिशन हो गया था। जब ये बात मेरे दूर के रिश्तेदार को पता चली कि मेरा एडमिशन यहाँ हो गया है तो उन्होंने एक चिट्ठी डाली मेरे पास। अंतरदेशीय पत्र चलता था उस समय। पहले चलता था। तो पोस्ट कार्ड 10 पैसे का आता था और अंतरदेशीय पत्र 15 पैसे का आता था। उसमें उन्होंने लिखा लखनऊ विश्वविद्यालय के एक डिग्री कॉलेज में मेरा बीएससी में एडमिशन है। भाई जी, मैंने सुना है आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, तो आप यहाँ आइए, हम आप साथ साथ रहकर पढ़ाई करेंगे। तो मैंने घर में बताया तो घर से मुझे गेहूं दिए गए और कहा जाओ ले जाओ। तो मैं गेहूं लेके और वहाँ से बस से बैठकर उन्नाव आया। वहाँ तक किराया पड़ा, उन्नाव से यहाँ तक शायद 2 रुपया 35 पैसा था किराया ट्रेन का। वो टिकट कटा के मैं 4 बाग उतरा और बाहर निकला तो पता तब आवास विकास कॉलोनी कहा जाता था इसे। जी, किस सन की बात? ये 78 का नवंबर रहा। 78 नवंबर रहा शायद। तो 78 में ये कॉलोनी आवास विकास की बन चुकी है। तब आवास विकास कॉलोनी कही जाती थी और आवास विकास की और भी कॉलोनियाँ थी लखनऊ में, लेकिन इसे ताल कटोरा रोड कहा जाता था साथ में। ताल कटोरा। तो मैंने वहाँ पूछा तो वो रिक्शे वाले दौड़ पड़ते थे कि हाँ बाबू मवैया 4 बार। तो चूंकि मैं इधर उतरा था और इधर कहा गया था इधर जाना पड़ेगा,
तो रिक्शे वाले कहें तो मैंने कहा हमको तो आवास विकास कॉलोनी जाना है, ताल कटोरा रोड, तो कोई तैयार है ना हो, कहे मवैया चलो या आलमबाग चलो। तो एक ने कहा आलमबाग होके जाओ, तो हमें पता ही नहीं था। तब तक जब मैं पैसा वैसा पूछने लगा तो किसी रिक्शे वाले ने टांट मारा और कहा अरे जरा दूर है, पैदल चले जाओ। तो आगे बढ़े तब तो एक ने पूछा कहाँ जाओगे, तो मैंने कहा आवास विकास कॉलोनी ताल कटोरा रोड। तो उसने कहा तो मवैया चले जाओ, थोड़ी दूर मवैया, काहे रिक्शा करोगे, थोड़ी दूर मवैया, वहाँ से पूछ लेना रेलवे लाइन पार करके, और तब वहाँ को आवास विकास रास्ता गया। तो भाई मैंने गेहूँ रखी खोपड़ी पे और चल दिया। और वहाँ आए तो पता चला किसी ने कहा यहाँ कहाँ पूछ रहे हो, पहले मवैया क्रॉसिंग तो पार करो। तो वहाँ गए तो तब तो क्रॉसिंग बहुत देर तक बंद रहा करती थी, तो खड़े रहे। तो एक ने कहा उतार के रख लो नीचे, बाद में जब खुले तब जाना। खैर हम चल दिए। तो गेट के बाद जो है फिर मैंने किसी से पूछा, हमको जो है आवास विकास कॉलोनी जाना है। तो आप सोचिए कि सन 78-79 में क्या स्थिति रही। बहुत कोई आदमी दिखाई ना दे। एक ने हमसे कहा वो देखो दूर ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही, तो कहे ये गल्ला गोदाम है, और ये बिल्डिंग को तुम ना भूलना, इस बिल्डिंग के पास पहुंचना तभी पहुंचना। तो हम उस बिल्डिंग के पास जब पहुंचे उसके पहले ही पूछना शुरू किया, तो बताया गया। खैर उन्होंने जो पता लिखा था उस पर हम पहुंच गए, और उस पते से जब पहुंचे तो ये भाई बड़ा खुश हुए, पानी वानी पिलाया, शरबत पिलाया, तो फिर कहा कि ठीक है खाना वाना बनेगा, तो जो इच्छा है बना लो भाई। अब क्योंकि रिश्तेदार थे पहले से थे तो हमने सोचा ये बना के खिलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो राशन पानी सब रखा है, खाना बनाना मुझे नहीं लगता, भाई जी खाना बना लो। तो फिर गेहूँ लाए थे, उनका थोड़ा पड़ा है, तो फिर हमने कहा गेहूँ है चलो पिसा लिया जाए। तो कहने चक्की तो शहादतगंज में है, तो फिर हमने उसमें से 10-12 किलो गेहूँ निकाले और शहादतगंज गए पिसाने। तो उसने कहा कि अब तो 4 बज गए, अब चक्की कहाँ चलेगी। बड़ी सिफारिशों पे उसने पीसा, तो पिसा के लाया। तो लगभग 1 साल तक हम उनको बना के खिलाते रहे। उन्होंने ये कहा आपको राशन पानी लाने की तो किस सन में आपकी वो कंप्लीट हुई, क्या नाम है यूनिवर्सिटी की डिग्री? वो फिर हमने जो है 79 में समझ लो हमारा BA1 हुआ, फिर 79 में ही मेरा BTC में नाम आ गया। तो मैं BA छोड़ के चला गया BTC पर। फिर 79 से 81 BTC किया 9 से मोहरा में, और वहाँ से लौट के आया, तब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट। क्या मतलब उसमें क्या बाधाएं आई आपको, जिस तरह की मतलब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तो सामंतवादी व्यवस्था जो उस समय हावी थी, उसका भी कुछ आपके ऊपर असर रहा कि लोग बहुत मोहब्बत से आपसे? नहीं, वो असल में जब मैंने BA करना शुरू किया तो मेरे सामने तो ये समस्या थी कि मैं क्या करूं, कैसे। 1 साल तक तो वो रिश्तेदार निभाते रहे। फिर उन्होंने कहा भैया अब हम यहाँ से अगर कहीं चले जाएंगे, कोई बात होगी तो रहने की व्यवस्था और खान पीन की व्यवस्था अपनी कर लेना। तो मैं बड़ा चिंतित था, और उधर हमारे बड़े भाई की शादी हो गई, वो ससुराल में रहने लगे। तो मेरी वो भी चिंता थी कि बड़े भाई ससुराल में ना रहे, हमारे साथ। फिर मैं उनको यहाँ लाया,
तो ले आए करना, ये बताओ, ले तो आए, बुला तो लिया, खाएंगे क्या हम लोग? हमने कहा चिंता ना करो, हम खिलाएंगे, आपको लाए हैं तो हम खिलाएंगे। तो मैं अपना दिमाग लगाने लगा, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। क्लास जाना है, पैदल जाते थे यूनिवर्सिटी पढ़ने, है ना। तो मैंने जो है ये किया, ये सब मजदूर है, मजदूरी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं। तो हम गलियों में घूम रहे थे, तो एक मिस्त्री, राजमिस्त्री था, ये रुकंदीपुर का, तो उसने कहा काम करेगा? तो हमने कहा क्या काम? कहा काम क्या, मेरे साथ बैठे रहना है, तो कितना पैसा मिलेगा? तो कहा 8 रुपया मिलेगा। तो हमने कहा कर लेंगे, लेकिन अभी हम कुछ खाए पिए नहीं, केवल चिंता का है तब। तो जहाँ काम करना था वहाँ उसने कहा कि शाम की रोटी रखी है, खा लो, उनका दे दो। तो वो रोटी और नमक के साथ मैंने खा ली और जुड़ गया काम करने। दिन भर जब गया नहीं, कोई संसाधन तो थे नहीं आते से, तो बड़े भाई बड़ा चिंतित हुए। तो जहाँ मतलब रुके थे वहाँ एक पार्क था, और पार्क में ही ऐसे ही रात में सो जाते थे। तो जब शाम को पहुंचा, कहाँ रहे दिन भर? तब हमने कहा चिंता ना करो, रुपया लाए हैं 8, उसमें 8 रुपया बहुत बड़ी चीज़ थी। हाँ। तो हमने कहा खाना बनेगा। तो मुझे याद तो नहीं आ रहा उस समय आटा क्या भाव हो, तो 2 किलो आटा लाए और आलू लाए, टमाटर लाए, और ईंटा उखाड़े, एक जगह पड़े थे उठाए और पार्क के कोने में बनाने लगे। लकड़ी लाए, कुछ लकड़ी ही थी। बड़े भाई ने बड़े चाव से खाना बनाया, कल भी मिलेंगे 8 रुपये। हमने कहा हाँ मिलेंगे। तो उसके बाद जब 3 दिन लगातार हो गया लेबरिंग करते हुए, तब पैसा भी भाई हो गया। लेकिन अब क्या करोगे, चलो तुम क्लास तो अपनी देखो। तो वहाँ गए तो हमने सोचा कि अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा कैसे पैसा है। तो ये देखा वहाँ बहुत लोग परेशान थे। कोई कहता था यार पेन नहीं है, पेन कहाँ खरीदें। कोई कहे ये कागज सादा मिल जाता कहीं से। तो मुझे याद आया कि ये कागज अगर हम कहीं से लाएं और यहाँ बैठ के बेचें तो कैसा है। तो आप समझिए कि उसके लिए पैसा चाहिए। फिर लेबरिंग की मैंने 3-4, और फिर हमने पूछा कागज कहाँ मिलेगा। तो लोगों का ये तो सब अमीनाबाद में है। तो अमीनाबाद में उससे कहा, वो गुरुस बोला जाता था 24 का, 24 ताव दोहरे, उसका गुरुस बोला जाता था। तो उसने दिया और 1 पैकेट पेन लाए, और अगले दिन वो एक पन्नी ले ली 1-1.5 मीटर, उसी पे बैठ के तो लखनऊ विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार ऑफिस से कैशियर ऑफिस तक सड़क के दोनों तरफ अशोक के पेड़ थे, तो बहुत बड़े बड़े हो गए। उसमें एक पेड़ को चुना जहाँ से पैदल रास्ता इधर उधर जाता था, वहाँ पे हम बिछा के बैठे, और वो पेन भी बिके, तो आनंद फानंद बिक गए। जैसे 11 बजे के बाद शुरू हुआ। कागज मैंने बीच से फाड़े और कहा कि भाई 10 पैसे का एक, 15 पैसे, तो पूरा ताव जब कोई मांगे 15 का। फिर वो पैसे बढ़े उसमें। तब मैंने शाम को फिर अमीनाबाद जा करके पैदल जा करके खरीदा। फिर अगले दिन गए उसी यूनिवर्सिटी के सामने। हाँ, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे थे, हाँ, उसी यूनिवर्सिटी में आप सामने जो है हाँ, पेन और हाँ, कागज बेच रहे हाँ, हैं। वाइस चांसलर ऑफिस के सामने। कोई ऐसा नहीं कि जो कहे कि ये क्या करते नहीं, हो, कोई टीचर नहीं वगैरह कह सकता था उस समय। सहयोग मिला टीचरों का? नहीं, टीचर तो कोई आता ही नहीं था उस समय फिलहाल। कमेंटबाजी तो नहीं स्टूडेंट करते थे? नहीं, कुछ नहीं। फिर ये हुआ कि
मैं क्लास जाने लगा। जब वहाँ फुर्सत हो, मान लिया 2-2:30 बजे, तो हम अपनी क्लास टाइम टेबल देखा और क्लास जाएं। जब क्लास जाएं तो वो लड़के जो हमको वहाँ बैठे देखते थे वो क्लास में देखें। और कुछ एलआई वाले, एलआई क्या था? लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो एलआई वाले जो वो कांस्टेबल और एसआई, वो भी क्लास जाते थे कि जो है कोई शरारत तो नहीं कर रहा है, उसकी जानकारी उनको शासन को देनी है, कोई नेतागिरी तो नहीं कर रहा। तो ऐसे एलआई वालों से भी परिचय हुआ हमारा। और स्टूडेंट वो नमस्कार करने लगे, भाई जिसका कोई लखनऊ में जानने ही वाला नहीं, तो उसको कोई जानने वाला तो मिले तो वो नमस्कार पहले ही करते थे। और बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट थे जो प्रोफेसर्स के लड़के, आईएएस के लड़के, मतलब ऊंची सर्विस वालों के लड़के भी पढ़ रहे थे। हाँ, तो वो ये जानते थे कि ये गलत काम तो नहीं कर रहा है, कम से कम अपनी रोजी रोटी चला रहा। फिर वो हम चल निकले। पहले मानवता हुआ करती थी, हाँ, सोचते थे। हाँ, और कोई कुछ कहता नहीं था। एक आध बार सिक्योरिटी वाले टोकते थे तो मैं कह देता था, भाई मैं भी यहाँ स्टूडेंट हूँ और अपना रोजी रोटी चला रहा हूँ। तो इस तरीके से वो मैं करता रहा। हाँ, और फिर बीए आपका वहाँ से कंप्लीट हुआ? हाँ, 82 में मैंने बीए किया। 83 में एमए पार्ट 1 किया। पार्ट 1। फिर मेरा एएलटी में नाम आ गया, मैं एएलटी करने चला गया जी। तो छोड़ दिया एमए। 1 साल के बाद एएलटी करके आया, कांस्टेक्टिव एएलटी। जब 1 साल बाद एएलटी करके आया तब एमए कंप्लीट किया। फिर हमने एमए स्पेशल किया। तो एक लड़का अनीस अंसारी था, संयोग से वो मुझे बहुत दिनों से मिला नहीं, अमेठी के जायस का रहने वाला था। अनीस ने कहा पीएचडी करो, तो हमने कहा पीएचडी क्या करें, हम एएलटी हो गए और एमए हो जाएंगे, एमए हो गए हैं, अब हम कहीं लेक्चरर हो जाएंगे इंटर कॉलेज। तो उसने कहा पीएचडी कर। हो एक फार्म 5 रुपए का लाया, तो 5 रुपए का पीएचडी का फार्म। कौन बोला पीएचडी करो? अनीस अंसारी था। अच्छा, क्या थे? वो हमारे साथ ही पढ़ता था। अच्छा, पढ़ते। हाँ, उसने मुझसे कहा कि तुम ऐसा करो, स्पेशल पोएट जायसी लो। जायसी एचओडी पढ़ाती है, डॉक्टर सरला शुक्ला। मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से था। हाँ, और वो जायस कस्बे का रहने वाला था। तो कहे जायसी मैंने स्पेशल पोएट लिया, तुम भी लो। मैंने ले लिया, तो पास कर गए भाई बढ़िया नंबरों। तो उसने कहा पीएचडी का फार्म लाया, कहा इस पे दस्तखत करो। तो मैंने सिग्नेचर कर दिया और कहा फोटो, और नहीं बगैर फोटो कराते बाद में जमा कर। तो उसमें बड़ा आसान था। और उसने कहा कि वो जो मार्कशीट बेचता है, वो जो पेन रिफिल बेचता है, उसका ये फार्म है, डीन ऑफिस में बाबू से कहा रख लो और इसका एडमिशन होना है। तो फिर वो एडमिशन में नाम आ गया पीएचडी में, तो मैंने पीएचडी कर लिया। धीरे धीरे पीएचडी हो गया। और उसके बाद पीएचडी के बाद मैं उस समय तक जो है वैकेंसीज के फार्म ठीक चालू, वैकेंसीज के फार्म बेचने लगा था। तो वैकेंसी कहाँ से कौन निकल रही हमें भी जानकारी थी अच्छी तरीके से। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वांट्स निकली और मैंने भर दिया, और मेरा रिसर्च एसोसिएट के लिए सिलेक्शन। उस समय केवल सिलेक्शन कहाँ हुआ था? पीएचडी वो उसमें यूनिवर्सिटी, हम जिस यूनिवर्सिटी में चाहते ले लेते एडमिशन। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने सिलेक्शन कर दिया यूजीसी ने। उस समय 7 सिलेक्शन हुए थे टोटल इंडिया में, जिसमें 2 सिलेक्शन एस के थे। एक आंध्रा यूनिवर्सिटी में हुआ था और एक मेरा था। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी चाहता था, इसलिए लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया। तो मैं वो रिसर्च एसोसिएटशिप एज ए लेक्चरर मैं करने लगा यूनिवर्सिटी। नहीं, आपके इसमें सहयोग कोई और किए थे? एक आता है अग्ने लाल साहब। हाँ,
उनका भी सहयोग नहीं, रहा नहीं, कि उनका कुछ लोग चर्चा करते हैं? नहीं, उनका कुछ नहीं। अच्छा, आप अपनी योग्यता से नहीं, उनसे मैंने कोशिश तो बहुत की जी कि जात बिरादरी के हैं, क्षेत्रीय हैं, जी उनके नजदीक जाने की कोशिश तो बहुत की, जी। लेकिन कोई भाव नहीं मिला, अच्छा अच्छा, है ना। मैंने आपकी फिर- अपनी योग्यता फिर थी। जो है, हाँ, फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरा रिसर्च एसोसिएटशिप के लिए हो गया सिलेक्शन, अच्छा और जब मैं यहाँ क्लास लेने लगा तब उन्हें एहसास हुआ कि मैं भी हूँ। वो समय क्या थे वो प्रोफेसर थे। प्रोफेसर? उन्हीं के अंडर में आपने नहीं किया नहीं था नहीं, किसी और? वो तो इतिहास के थे, मैं तो लिटरेचर का था, लिटरेचर? है ना। तो नहीं, पहले जो है बताते थे सब कि बड़ा शोषण हुआ करता था, हम क्योंकि हमारे मामा जी नहीं थे, नहीं, मेरे साथ तो सहानुभूति थी लोगों की। हमारे मामा जी थे, वो भी टॉप किए थे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी PhD किए, रिसर्च के लिए अमेरिका गए, वहाँ से लौटे तो चुनाव लड़ गए, और चुनाव लड़ने के बाद वो पॉकेट खाली हो गया, लेकिन फिर वो भागे वहाँ पर पूना यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे प्रोफेसर बने, लेकिन जात छुपाए रखे और ब्राह्मणी से ठाकुरानी से शादी कर ली। ये सब चीजें हैं कि पहले उन्होंने बताया कि बहुत शोषण टाइप का लोग जो जान जाते थे किस बिरादरी के हैं, तो उन्होंने बहुत शोषण कर नहीं, मेरे साथ ये नहीं हुआ। अच्छा, मेरे साथ लोगों की सहानुभूति कि आपकी सिर्फ आर्थिक स्थिति स्वयं खराब है। हाँ, स्वयं उपार्जन करता है और अपना खर्च चला रहा, पढ़ भी रहा है ये। हाँ, हाँ। तो जब मैं एमए पढ़ रहा था तो एमए में जो स्टूडेंट थे वो भी जो है, जैसे कहीं चाय वाय पीना है जी तो हमको पैसा नहीं देने देते थे, खुद देते थे। जी जी। और मेरे साथ ये भेदभाव नहीं था, और मैंने शुरुआत से ही अपने को एससी घोषित करा जी, क्लास में भी और बाहर। इसीलिए ये आपको जो है, हाँ, और जब मैं यानी ये मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि जहाँ रहो खुल के रहो, खुल के रहो, और खुल के रहने का जो छुपा सम्मान है हाँ, वो जबकि मेरे बड़े जात छुपा करके मेरे रहने बड़े का भाई सम्मान तो वर्मा लिखते थे, और नहीं, वर्मा लिखिए, कोई जात नहीं, वो बताते नहीं थे किसी को। जी तो मेरा ये मानना था कि कोई धूर्त हमें मुंह पर तो गाली नहीं देगा जब हमें जानता है। जी जी, वैसे तो लोग गाली जात का नाम लेकर जात के के आधार देते पर हैं, लोग आए। है ना, लेकिन कोई भी इतनी धूर्तता नहीं करेगा कि मेरे मुंह पर मुझे गाली दे। जी तो इसलिए मैं खुल के रहा, और वैसे ये भेदभाव तो, जातीय भेदभाव तो है, बरकरार अब भी है। जी। इस पे कुछ लोग- बोलना चाहेंगे जाति भेदभाव पे सर? कुछ तो बोलना चाहेंगे कि ये क्या होना चाहिए इसमें? हिंदू धर्म की नींव ही जातिवाद इसी पे पर रखी है ना, उसका कोई क्या करे। नहीं, इसीलिए तो बाबा साहब ने कहा कि इसको त्यागना चाहिए हमारे लोग। और मोहन भागवत तो कभी भी किसी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड को आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाना वो जब चाहेंगे। अपना संगठन बनाया तो क्यों बनाया? हमें जो है बाबा साहब के बताए हुए मार्ग में चलना चाहिए, त्याग लेकिन देना चाहिए। हाँ, ये तो भाई हम दूसरे शेड्यूल के कास्ट- संगठन पे क्यों घुसे? शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड का व्यक्ति अगर बाबा साहब को नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं कुछ नहीं बोला। पढ़ा। और अगर जातीय हिसाब से भी तो भाई, अगर छत्रपति साहू जी महाराज को कुर्मी नहीं पढ़ेगा तो क्या पढ़ा है? रामस्वरूप वर्मा जिन्होंने आर्जक संघ बनाया, आज बिहार में चल रहा है। बिहार में नहीं, यहाँ भी चल रहा। चल रहा हाँ, यहाँ बहुत कम लोग हमने देखा। हाँ। बिहार में वो अरुण कुमार को- गुप्ता जी हैं, कोई भारतीय आर्जक संघ बहुत अच्छा चला रहे हैं। हाँ, तो मैंने तो वो बंगला उनका रामस्वरूप वर्मा का घर जो दारुल सफा में था वो देखा था, जी और एक दिन मैं पहुंच भी गया वहाँ, और मैंने सोचा उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन एक तो बड़ा दिनहीन था, हिम्मतें नहीं पड़ती थी, जी, तो पता चला वो वहाँ थे नहीं। और मुझे किसी ने आर्चक संघ की एक किताब जरूर उस दिन दी थी, पतली सी, बगैर पैसे। उसके बाद जब मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया था, उस समय हम बाबा साहब को पढ़ने लगे थे, है ना, बल्कि हम तो एमए कर रहे थे उसी समय। पहला लेक्चर बाबा साहब का वो काठमांडू का लेक्चर पढ़ा था,
उसके बाद बाबा साहब का साहित्य और अर्जक संघ फिर हमने खरीद के किताबें, मेरे पास इस समय भी 10 लाख रुपए से कम की किताबें नहीं हैं इस समय। और क्या अरे जब मैं पीएचडी, मैंने तो सन 90 में सबमिट की और 91 हमें अवार्ड हो गई। तो फिर जब मैं यहाँ रिसर्च एसोसिएट हो गया, जब मैं क्लास पढ़ाने लगा, तो एक ही बिल्डिंग में ऊपर डॉक्टर अंगनेलाल इतिहास पढ़ाते थे, उसी बिल्डिंग में मैं नीचे हिंदी पढ़ाता था। तो जब मेरी कक्षा ऊपर 43 नंबर कमरे में आर्ट फैकल्टी में लगने लगी, जो इतिहास विभाग का रूम था, तब उन्होंने देखा ये तो पूरी तरीके से क्लास में पढ़ा रहा, तो उन्होंने भाव देना शुरू किया। फिर हमसे कहने आप क्या करोगे? हमने कहा क्या करेंगे? कहना आप ऐसा करो कि कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा भी नाम हो, तुम्हारे बुजुर्गों का भी नाम हो। क्या करें? तो उन्होंने कहा कि अब अम्बेडकर और बुद्ध पर रिसर्च शुरू। फिर मैंने डीलिट में एडमिशन, तो हमारे गुरु थे डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन जी, जो निर्देशक थे पीएचडी। उनसे मैंने कहा मैं अब दिल्ली, पहले तो पीएचडी करने का मन नहीं था, पीएचडी कर गया तो मैंने कहा अब मैं डिलीट करना चाहता हूँ। कहना बड़ी अच्छी बात है, आपने डिलीट भी किया हुआ है। हाँ, मैं बड़ी डिग्री है भाई। मैं पहला व्यक्ति हूँ शेड्यूल कास्ट में पूरे भारत में जो साहित्य में डिलीट। साहित्य? हाँ नहीं, बीपी अशोक साहब भी डिलीट ना, वो हिस्ट्री में। हिस्ट्री, आप साहित्य में? हाँ, और सबसे पहले का, सबसे पहले। हाँ, 2003 का डिलीट। उसके बाद जितने भी डिलीट हुए हिंदी में, तो बाद बहुत अच्छा लगा सुन करके सर कि आप समझ लीजिए उस स्तर से उठे जहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा का जो खाली जुनून था आपके अंदर, और आप डिलीट, मतलब बहुत बड़ी डिग्री होती है भारत की, जिसमें समझ लीजिए। मैं तो वहाँ जब दुकान लगाता था तो दुकान लगाए बैठा हूँ और फुटनोट पीएचडी के लिखता रहता था, किताबें पढ़ता था, फुटनोट लिखता रहता था। जी जी। तो जो कुछ लोग जानते थे आप किताब भी लिखे हैं? हाँ। और क्या नाम है किताब की? अरे किताबें तो कई हैं। अच्छा, कई लिखे हैं। 10-12 किताबें। एक कोई हो जो आपने? एक मेरी बहुत पतली किताब है, हरखुआ कहानी। हरखुआ? हाँ, हरखुआ, और वो बहुजन मूवमेंट पर लिखी। अच्छा, बहुजन नहीं, जैसे लोग लिखते हैं किताब तो उनकी पीएचडी में पढ़ाई जाती है। हाँ, वो बंद करेंगे क्या? नहीं, बस थोड़ा सा और अभी रुक जाइए। तो साथियों, आप माननीय टीपी राही साहब थे, जो अपनी बात को, जो जीवन में इनका संघर्ष रहा, उसको आप बता रहे थे। और जो स्टूडेंट हैं, जिस अवस्था में ये इन्होंने एजुकेशन ली और पीएचडी करके, डिलीट करके प्रोफेसर रहे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और जितना संघर्ष किया, इनके संघर्ष से प्रेरणा लेना चाहिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, या लोग कर रहे हैं, जो मतलब लाइफ है उनका शिक्षा का, वो लोग गलत कदम उठा लेते हैं, संघर्ष नहीं झेल पाते हैं। तो उनको माननीय टीपी राही से संघर्ष करना सीखना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। तो मेरे पढ़ाए हुए कितने यूनिवर्सिटी में ही। और एक चीज़ मैं और साथियों आपसे कहना चाह रहा हूँ कि माननीय टीपी राही साहब से कि क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग देख रहे हैं हमारा चैनल, और जो स्टूडेंट हैं उनको कुछ संदेश दें इसके माध्यम से। देखिए, कोई भी समस्या आती तो उससे घबराना नहीं चाहिए। आप शालीनता से उस पर विचार करें कि कैसे उसको सुलझाएं, और हो सके तो वैधानिक तरीके से ही सुलझाना चाहिए। हाँ, और कोई भी समस्या ऐसी है नहीं जो सुलझती नहीं, हर समस्या सुलझती। तथागत बुद्ध ने भी कहा कि समस्या है तो समाधान। और संघर्ष प्रतिदिन प्रतिक्षण होता है, संघर्ष तो करते ही रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इस समय संघर्ष नहीं है, भाई इस समय भी
वो तो एक एक रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, हर एक, जी जी है ना। जो हमने रोटी खाई है उसे पचाने का संघर्ष, जो हमारा पेट खाली हुआ है उसे भरने का संघर्ष, ये बराबर रहता है। कई बार हमने देखा क्या है, खाना खाएंगे तो किसी के यहाँ भी कहीं भी कहेंगे यार इसमें नमक ज़्यादा था, ये मीठी ज़्यादा हो गई, ये तीखा बहुत हो गया। कई बार ऐसा अवसर आया जब मुझे भी कहने को मिला, तो लोगों ने कहा कैसा रहा, मैंने कहा बहुत अच्छा रहा। तो कहें कोई कमी तो नहीं, हमने कहा कमी का है, इतना रुचिकर बनाया भाई, बनाने वाले ने कितनी मेहनत से बनाया है ना, हम उसे नकार कैसे सकते हैं। और भोजन हमने लिया है उससे हमारा रक्त संचरित हो गया, हम उसे खराब कैसे करें। तो ये संघर्ष तो करती रहना। तो बाबा साहब से संघर्ष सीखना चाहिए, आप जैसे लोगों से बाबा साहब को नहीं, बाबा साहब कि बाबा साहब पहली किताब, कोई नहीं, पहली किताब बाबा साहब का जीवन संघर्ष से ही पढ़िए जी, है ना, उसके बाद कुछ और पढ़िए। तो बाबा साहब का सबसे बड़ा संघर्ष रहा है, जो हर स्तर से उन्होंने सहा, लेकिन शिक्षा को अपनी ढाल बनाया। मैंने तो अम्बेडकरवादी चिंतन पर ही डिलीट किया है जी, और 1991 में मैंने एडमिशन लिया था डिलीट में, और सन 2000 तक मैं किताबें ही खरीद रहा, 10 लाख से ऊपर की किताबें खरीद जा रही। अब तो मैंने कितनी डोनेट कर दी, अब ये उम्र हो रही और अब बहुत कुछ संभाले नहीं संभलता है, लेकिन अब भी किताबों के बीच बैठता हूँ तो मैं पढ़ता हूँ, बहुत हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं। नहीं प्रेरणा देना चाहिए, आप प्रेरणा स्रोत हैं हम लोगों के। और जो लोग सुन रहे हैं वीडियो, तो आप लोग प्रेरणा ले सकते हैं आपके जीवन संघर्ष से। बाबा साहब का बहुत बड़ा जीवन संघर्ष है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सबको नमो बुद्धाय, जय भाई साहब का। और यदि हमारा आप लोग चैनल देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी संघर्ष, ऐसे महापुरुषों को एक तरह से समझ लीजिए, आपका जो जीवन रहा बहुत ही, समझिए उस स्तर से आप उठे और प्रोफेसर यानी डीलिट की डिग्री ही प्राप्त कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी योग्यता है। प्रोफेसर आप रहे लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो आप प्रेरणा स्रोत ही हैं। तो साथियों, आप बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि पुनः फिर इसी कहानियों के साथ आपको किसी का जीवन संघर्ष हम आपको दिखा सकें। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय।